So hello, good morning everyone. Good morning प्यारे बच्चों. First of all, I welcome you all to my physics channel ससुरा फिजिक्स. तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैट्स चैप्टर में कूलम्स लॉ के ऊपर जितना भी अच्छा अच्छा सवाल है, कॉमन क्वेश्चंस है जो बच्चा से नहीं बनता है, वैसे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बाबू. ठीक है ना. एक काम करना, ध्यान से समझना. अभी एक एक करके क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे. तो बाबू एक बहुत सुंदर काम जो तुम कर सकता है, जैसे ही क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर आए तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर लेना. बाबू 1 मिनट अपने से उस सवाल के बारे में अच्छे से सोचना, उस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करना. वो सवाल नहीं सॉल्व हुआ तब उसका सॉल्यूशन देखना. ठीक है ना बाबू. ये बात एकदम हाईली रिकमेंडेड है बेटा. चलो शुरुआत करते हैं. ठीक है ना. चलो तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आएगा. तो बाबू आई होप तुम लोग क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लिया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा. चलो अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखो बेटा, सवाल में क्या बोला है. 2 प्लेट्स तुम लोगों को दिख रहा है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और इन प्लेट्स के बीच में 2 चार्ज रखा हुआ है, चार्ज P और चार्ज Q. और क्वेश्चन में बोला है चार्ज P रेस्ट पर है और चार्ज Q ऊपर की तरफ जा रहा है. तो सवाल है, बताइए कि ये दोनों चार्ज का नेचर क्या है. और बेटा सवाल में मेंशन किया गया है कि ये पूरा फोटो वर्टिकल प्लेन का है. वर्टिकल प्लेन में रहने का मतलब इन दोनों चार्जेस के एफबीडी में mg वाला फोर्स को डाउनवर्ड शो करना मत भूलना. ठीक है ना. तो हमको ये दोनों चार्ज का नेचर बताना है. अब ध्यान से समझो. ये सबसे पहले देखो तो इस P चार्ज को, ये P चार्ज रुका हुआ है ना. P चार्ज रुका हुआ है मतलब P चार्ज पर नेट फोर्स 0 है. जरा एक बार चेक करो तो बताओ तो P चार्ज पर कौन कौन सा फोर्स आ रहा है. बेटा एक फोर्स तो सब बच्चा को एकदम आराम से दिख जाता है कि P चार्ज पर एक तो उसका mg आएगा. ठीक है ना. लेकिन दूसरा कौन सा फोर्स आएगा, बात समझो. दिख रहा, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, नीचे नेगेटिव प्लेट है. तो बताओ तो प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ना होगा. बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है. तुम सीखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलता है और माइनस में टर्मिनेट करता है. मतलब प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब बात समझो, सुनो मेरा बात. अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी चार्ज पर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू होता है क्यू. और उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे पता करते थे. प्लस चार्ज होता तो फोर्स लगता फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज होता तो फोर्स लगता फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में. अब तुम खुद अपना दिमाग लगाओ बेटा, तुम खुद सोचकर बताओ ये प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज होगा. अगर ये प्लस चार्ज होता ना तो इस पर क्यूई वाला फोर्स भी नीचे की तरफ लगता, तब तो कभी इस पर नेट फोर्स बैलेंस नहीं ना हो पाता बाबू. तो बाबू जरूर ये एक नेगेटिव चार्ज ना होगा. सोचो, एक माइनस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो माइनस चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा, क्यूई वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट. और जरूर mg और क्यूई एक दूसरे को बैलेंस आउट किया है, तभी ये रुका हुआ है. इसका मतलब समझो बेटा, ये P चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव चार्ज. चलो बताओ Q चार्ज का नेचर कैसा है. तुम देखो ना बेटा, Q चार्ज तो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब फॉर श्योर क्यू चार्ज पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है. तुम ही सोचो, mg तो नीचे की तरफ ही लग रहा है, फिर इस चार्ज को ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स ले जा रहा है. बेटा mg के अलावा यहां एक और फोर्स ही केवल है, इलेक्ट्रिक फोर्स QE. तो जरूर इस पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, पर सर फील्ड तो नीचे है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है जरूर. मतलब ये चार्ज भी कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज. क्यू चार्ज का नेचर भी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज. बेटा एक नियम को सीख लो, प्लस चार्ज पर फोर्स लगता है
फील्ड के डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज पर फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये चार्ज अगर ऊपर जा रहा है तो फॉर श्योर एक ऊपर की तरफ फोर्स होगा। अब mg तो पूरा धरती को पता है कि नीचे की तरफ होता है, पूरा इंडिया को पता है, तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स आ रहा होगा ना, एंड दैट मस्ट बी द क्यूई फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आ रहा है, मतलब ये चार्ज कैसा चार्ज है बाबू? नेगेटिव चार्ज है। तो बाबू इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो बाबू आई होप तुम लोग अगला क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लिया होगा। चलो समझते हैं बाबू इस सवाल को बनाना कैसे है। सवाल में ध्यान से देखो बेटा, बोला क्या है सवाल में? सवाल में बोला है कि ये 3 चार्ज है बेटा, और ये 2 रस्सी की मदद से बंधा हुआ है ए बी, और सेकंड रस्सी का नाम है रस्सी बीसी। ठीक है ना? तुमको बताना है बेटा इन दोनों रस्सी के टेंशन का रेशियो। तो कुछ नहीं बाबू, दोनों रस्सी का टेंशन चाहिए ना, यानी कि क्वेश्चन में 2 अननोन है, तो तुमको 2 इक्वेशन चाहिए। तीनों चार्ज में से किसी 2 चार्ज का एफबीडी सही से बना लो और उस पर फोर्स बैलेंस कर लो, तो ए बी रस्सी का भी टेंशन आ जाएगा, बीसी रस्सी का भी टेंशन आ जाएगा, रेशियो कर लेंगे। चलो बताओ किसका एफबीडी बनाए? चलो ना, एक इसका एफबीडी बनाते, एक उसका एफबीडी बनाते हैं, और फोर्स अलग अलग से बैलेंस कर देते हैं। अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले इस प्लस क्यू का एफबीडी में बताओ कौन कौन सा फोर्स आएगा। इस प्लस क्यू के एफबीडी में एक तो ये ए बी वाला रस्सी एक टेंशन लगाएगा, ए बी वाले रस्सी का टेंशन मान लेते हैं T1। ध्यान से देखो, ये 2Q चार्ज इस प्लस Q चार्ज को इधर की तरफ रिपेल करेगा, कितना फोर्स से? KQ 2Q बाई डी का स्क्वायर। बस बच्चा इसका इतना ही एफबीडी बनाकर छोड़ देता है। बाबू खुद दिमाग लगाओ, वो 4Q चार्ज भी तो इसको रिपेल कर रहा होगा। बच्चा उस 4Q चार्ज के कारण इस पर लगने वाला फोर्स को दिखाना ही भूल जाता है। बताओ ये 4Q चार्ज इस Q चार्ज को कितना फोर्स से रिपेल करेगा? ध्यान से देखो, 4Q और इस Q के बीच का सेपरेशन है 2D। बताओ ये 4Q चार्ज इस Q चार्ज को कितना फोर्स से रिपेल करेगा? K 4Q Q बाई 2D का स्क्वायर, यानी कि 4D स्क्वायर। ये है इस पहले चार्ज का कंप्लीट एफबीडी। और क्योंकि ये चार्ज रेस्ट पर है तो T1 इन दोनों फोर्स को मिला करके बैलेंस करेगा। देखो ना, 4 से 4 तो कट गया। बताओ बेटा T1 का वैल्यू कितना आया? अरे इसका नेट फोर्स 0 करो ना, T1 इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये कितना लिखा हुआ है? 2KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और ये है KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, यानी कि T1 का वैल्यू आ गया 3KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। चल अब निकालते हैं T2 का वैल्यू। बताओ किसका एफबीडी बना ले? तुम घर में चाहो तो इसका एफबीडी बनाकर देख लेना, हम उसका एफबीडी बना दे रहे हैं। बताओ इस चार्ज पर बताओ कौन कौन सा फोर्स आएगा? एक तो BC वाला रस्सी इस पर टेंशन लगाएगा, BC वाले रस्सी का टेंशन मान लो T2। ये 2Q चार्ज इस 4Q चार्ज को रिपेल करेगा, कितना फोर्स से? K 2Q 4Q बाई डी स्क्वायर। और अब इस बार मत भूल जाना, ये Q चार्ज भी इस 4Q चार्ज को रिपेल करेगा, कितने फोर्स से? KQ 4Q बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन 2D है ना, 2D का स्क्वायर यानी कि 4D स्क्वायर। चल बेटा बोल, ये 4 से ये 4 कटा, बता बेटा T2 का वैल्यू कितना आएगा? इस पर करो ना नेट फोर्स 0। T2 इन दोनों को बैलेंस कर रहा है ना, तो T2 इक्वल टू दिस प्लस दिस। ऊपर क्या लिखा हुआ देखो, 8KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और नीचे लिखा हुआ KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। मतलब T2 का वैल्यू आ गया 9KQ स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। बता बेटा T1 बाई T2 का रेशियो क्या होगा? बोल, T1 बाई T2 का रेशियो निकाल के देख लो। T1 बाई T2 का रेशियो मार के तुम देख लो, आंसर आ जाएगा 1:3। ठीक है ना बाबू? बाबू ध्यान से देखना, ये सब सवाल कहने को बहुत सिंपल है, पर हम बता दे रहे बच्चा से सब सवाल एक नहीं बनता, हम बता दे रहे हैं। और अब जो एग्जाम पूछ रहा है बेटा, एग्जाम में जो जो सवाल पूछ रहा है, एक एक सवाल तुम्हारे नोट से है, तुम्हारे पैकेज से, प्रीवियस ईयर से। बात समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का जरूरत नहीं है। ये सब सवाल एक एक करके सीखो, इस पर अच्छे से कमांड करो।
यही सब सवाल में से कुछ सवाल बेटा अगला तुम्हारा एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर आएगा अब। तो बाबू अगला क्वेश्चन तुम लोग देख लिया होगा, ठीक है ना बाबू। एक अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ये सवाल बच्चा से इसलिए कभी कभार नहीं बनता है बाबू क्योंकि केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ध्यान से देखना इस सवाल को। सवाल में पूछा क्या है तुम पढ़ लिया होगा। सवाल में पूछा इतना ही है, 180 सेंटीमीटर क्यूब पानी में, 180 सेंटीमीटर क्यूब पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ध्यान से देखो 180 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। पहले हमको पानी का मास पता करना है। पानी का डेंसिटी जानता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा 180 सेंटीमीटर क्यूब पानी का मास कितना हुआ, 180 ग्राम। ठीक है, पानी का मास आ गया 180 ग्राम। अब इसके बाद निकालना है पानी का नंबर ऑफ मोल्स। बताओ बेटा मोल्स क्या होता है, तुम मोल कंसेप्ट में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ मोल्स होता है टोटल मास बाई मॉलिक्यूलर मास। याद है ना, पानी का मॉलिक्यूलर मास H2O का 18 होता है। तो देखो पानी का मोल्स 180 बाई 18, पानी का कितना मोल्स आ गया, 10 मोल्स आ गया। ठीक है, अभी तक पानी का मोल्स आया है। अब उतने पानी में कितना पॉजिटिव चार्ज है ये बताना। ध्यान से सुनो, 10 मोल पानी है, 10 मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आया है। ध्यान से सुनो, टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब याद करो तो बेटा एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितना ठो प्रोटॉन होता है, H2O। एक हाइड्रोजन के अंदर पता है ना केमिस्ट्री में एक प्रोटॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। तो 2 और 8 10 प्रोटॉन। सुनो ध्यान से, इतना वाटर मॉलिक्यूल है और एक वाटर मॉलिक्यूल में होता है 10 प्रोटॉन। तो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन होगा, इंटू 10। ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन का आंसर। ध्यान से सुनना, लेकिन क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पूछा है, अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज पूछा है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को एक प्रोटॉन के चार्ज से भी तो गुना करना होगा। 1.6 इंटू 10 का पावर -19। सबको गुना करके देख लो बेटा, आंसर एकदम ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है ना। चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना, सवाल में क्या बोला था कि 2 चार्ज है, दोनों का टोटल चार्ज मिला करके क्यों है। लेकिन सवाल पूछा है कि दोनों चार्ज का इंडिविजुअल वैल्यू क्या क्या हो कि उनके बीच का फोर्स मैक्सिमम आए। बात समझ में आ रहा है। तो बाबू कुछ नहीं, ध्यान से समझो। पता नहीं क्यों बच्चा इस सब सवाल में बहुत अटकता है। जब भी कुछ बात करें मैक्सिमम और मिनिमम का बाबू, तो बेटा ये सवाल मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चंस का है। याद करो, मैक्सिमा मिनिमा वाला क्वेश्चन तुम एकदम क्लास 11 में बनाना सीखा होगा। उसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x रहता था और सवाल रहता था कि x का क्या वैल्यू हो कि y मैक्सिमम या मिनिमम हो। याद है मैक्सिमा मिनिमा को सवाल को सॉल्व करने का तरीका, y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहता था, dy बाई dx निकालता था, dy बाई dx को 0 से इक्वेट करता था, वहां से x का वैल्यू आ जाता था जिस पर y मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। ध्यान से सुनना, तो बस दोनों चार्ज का इंडिविजुअल वैल्यू ना चाहिए। एक चार्ज को x मान लो तो दूसरा चार्ज कितना होगा, q माइनस एक्स। उनके बीच का कुछ सेपरेशन मान लो r, r वार सब गिवन है। बताओ बेटा फोर्स का आंसर कितना आ गया, k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। थोड़ा इस x को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लिए बाबू। देखो अगला ऑप्शन में k बाई आर स्क्वायर को बाहर रखे है qx माइनस एक्स स्क्वायर। और बताओ अगर f मैक्स निकालना है, अगर f मैक्स निकालना है, सुनो ध्यान से, x के अलग अलग वैल्यू पर फोर्स का अलग अलग आंसर आएगा। तो यहां वेरिएबल कौन कौन है, फोर्स F और ये x का वैल्यू। जैसे याद है y एज अ फंक्शन ऑफ x होता था, यहां f एज अ फंक्शन ऑफ x है बेटा। तो अगर मैक्सिमम फोर्स निकालना है,
मैक्सिमम फोर्स किस एक्स पर होगा ये निकालना है, तो पहले df बाई dx निकालो। देखो तो df बाई dx क्या होगा, डिफरेंशिएट करो इसको। k बाई आर स्क्वायर तो बाहर रहेगा, qx का डिफरेंशिएशन में q बाहर रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा q, माइनस तो माइनस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और df बाई dx को जीरो से इक्वेट कर दो, k बाई आर स्क्वायर जीरो में जाकर के जीरो, x का वैल्यू आ गया q बाई 2, तो इस चार्ज का भी वैल्यू q बाई 2 और इसका भी वैल्यू q बाई 2, मतलब दोनों जब एकदम इक्वल इक्वल चार्ज होता है ना बेटा, तब उनके बीच का फोर्स सबसे मैक्सिमम आता है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाबू ऑप्शन ए, ठीक है ना। चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो बाबू ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से सीखना बेटा। स्ट्रेट रॉड का फील्ड किसी पॉइंट पर लिखना, ये तुम लोग क्लास में बहुत सुंदर से सीखा होगा, और ये सवाल इसलिए बहुत सुंदर है बाबू क्योंकि ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। याद है स्पेशल केस क्या होता था, अगर उस पॉइंट के सामने सच में रॉड नहीं है, रॉड कहीं साइड वाइड में रखा हुआ है, याद है अगर रॉड के सामने कोई पॉइंट है तो वहां पर ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला में यहां प्लस होता था, तुम लोग सीखा था। लेकिन एक स्पेशल केस सिखाए थे कि अगर पॉइंट जहां पर तुमको फील्ड चाहिए उस पॉइंट के सामने सच में रॉड नहीं है, देखो ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, रॉड कहीं साइड में या उस साइड में है पूरा का पूरा, तो इस केस का हम नाम लिखवाए थे स्पेशल केस। और याद है स्पेशल केस में बाबू ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला में माइनस आ जाता था, याद आई या नहीं सब बात अच्छे से। चलो बेटा अब हमको उस पॉइंट पर बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, मतलब वो अल्फा बताना है। पहले ध्यान से देख लो, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, परपेंडिकुलर के सिर्फ पीछे रॉड है, परपेंडिकुलर के आगे तो कोई रॉड ही नहीं है, तो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड के हर पॉइंट चार्ज का मिला करके नेट फील्ड कुछ अवे 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 करेंगे तो इस पूरे रॉड का नेट फील्ड कुछ उधर की तरफ आएगा। और याद है ना इसके इस कंपोनेंट को बोलेंगे ई पैरेलल जो रॉड के पैरेलल है, और इसके इस वाले कंपोनेंट को बोलेंगे ई परपेंडिकुलर। कुछ नहीं, अब तुमसे उस अल्फा वाले एंगल का वैल्यू पूछा है तो बेटा याद है ना tan अल्फा बचपन में सीखा था, जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है tan अल्फा इज उधर वाला बाई इधर वाला, याद है ये सब बात अच्छे से। चल सबसे पहले ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का वैल्यू निकालते, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में ये एंगल दिया था 60 डिग्री, तो बेटा वहां से हम पता कर लिए कि θ1 होगा 30 डिग्री। याद है ना θ2 θ1 सब परपेंडिकुलर से मेजर होता है, याद है ना ये सब बात। तो देख ये 60 था तो ये 30 डिग्री तेरा θ1 है, और देख याद है ना ये θ2 ये पूरा एंगल होता था θ2, वो हम इस ट्राइंगल की मदद से निकाले, इस बड़े ट्राइंगल की मदद से। इस बड़े ट्राइंगल को देखो ये 90 ये 30, तो ये पूरा एंगल क्या होगा 60। चलो बताओ ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, एक बार निकाल के दिखाओ, बताओ ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या फॉर्मूला है, के लैम्डा बाई परपेंडिकुलर का लेंथ r साइन θ1, तुम्हारा मर्जी θ1 θ2 किसी को भी मान लो, हम θ1 मान ले 60 डिग्री को। अरे क्योंकि मॉड तो लगा हुआ ही है बेटा, मॉड तो उसको ओवरऑल पॉजिटिव करबे करेगा, अगर तुम इसको θ1 मानेगा इसको θ2 मानेगा, वो ये बात पता ना तुम्हारा मर्जी है, तुम किसी को भी θ1 θ2 मान लो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो साइन 60 साइन θ1 माइनस साइन θ2, और बेटा देखो तो ये पहले से ना पॉजिटिव है, √3/2 बड़ा होता है 1/2 छोटा होता है, तो मॉड को एज इट इज हटा दो, ये हो गया बाबू ई परपेंडिकुलर का वैल्यू। बता बेटा ई पैरेलल का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देख, के लैम्डा बाई आर कॉस θ1, बता कॉस 60 माइनस कॉस θ2 कॉस 30, तो बाबू ये आंसर आ गया। पर चेक करो ये वाला टर्म नेगेटिव है, 1/2 छोटा टर्म है और √3/2 बड़ा टर्म है, माइनस वाला बड़ा प्लस वाला टर्म छोटा, ये ओवरऑल नेगेटिव है, तो मॉड क्या करेगा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए,
मॉड एक एक्स्ट्रा माइनस सप्लाई कर देगा ना, तो सिंपली लिख दे मॉड हटा के मॉड एक एक्स्ट्रा माइनस सप्लाई करेगा तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तुम गौर से देखो तो बेटा ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल का वैल्यू एकदम सेम आया है, एकदम सेम है, तुम चेक कर लो। तो बताओ tan अल्फा इज ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, याद है ना, उधर वाला बाई इधर वाला, लगाओ tan अल्फा इज ई परपेंडिकुलर बाई ई पैरेलल, और बेटा दोनों का वैल्यू तो एकदम सेम है तो कट करके 1 आ जाएगा। अल्फा का आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में? अल्फा का आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल एक्स एक्सिस के साथ अल्फा 45 डिग्री आ जाएगा। चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ, ध्यान से देखना बाबू। अगला सवाल काइनामेटिक्स का सवाल है बाबू। काइनामेटिक्स का सवाल में एक बात तुम अच्छे से समझ लो बाबू, एक्स का मोशन अलग होता है, वाई का मोशन अलग होता है, एक्स और वाई को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है। जो बच्चा इतना सा बात समझ लेगा बाबू, उससे काइनामेटिक्स का मैक्सिमम सवाल बन जाएगा। एकदम ये सच्चाई है, बात समझ लो। अब इस सवाल में क्या बोला है बेटा, ध्यान से सुन लो, तुम अंग्रेजी पढ़ ही लिया होगा। एक चार्ज है Q, M, वो ओरिजिन से एंटर किया है, उसका इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ x के अलोंग है, v0 का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिए। y का इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, लेकिन बेटा y डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो y डायरेक्शन में से चार्ज पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ना, QE, याद है ना। तो y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, QE/m। तो y डायरेक्शन का भले इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, पर y डायरेक्शन में क्योंकि एक एक्सेलरेशन है, तो धीरे धीरे y का वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो अब सवाल पूछा था कि 10⁻⁻6 सेकेंड के बाद उसका x, y कोऑर्डिनेट क्या होगा। इनिशियल कोऑर्डिनेट है 0,0। ध्यान से सुन लो, तुम चेक कर लो x में कोई फोर्स आ रहा है क्या? x में कोई फोर्स नहीं आ रहा है बेटा, मतलब x का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। बोले तो x का एक्सेलरेशन क्या है, 0। याद है, इसका मतलब x का वेलोसिटी कांस्टेंट। और याद है यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो लगाओ तो बताओ तो इतने टाइम में x का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, sx क्या होगा, x का स्पीड 10⁵, सब चीज हम SI में कन्वर्ट कर लेते हैं, इनटू टाइम करके देख लो, आंसर आ रहा 1/10 मीटर, उसको सेंटीमीटर में कर लो तो वो आ गया 10 सेंटीमीटर। इनिशियल x कोऑर्डिनेट 0 था और इतने टाइम में 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा x में, तो फाइनल x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। तो x कोऑर्डिनेट आ गया 10 सेंटीमीटर। अब चेक करो y डायरेक्शन में बेटा एक एक्सेलरेशन है ना, QE/m। बात समझ पा रहा है? और क्वेश्चन में पढ़ो स्पेसिफिक चार्ज, तुम कभी ना कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। स्पेसिफिक चार्ज मतलब होता है चार्ज बाई मास, Q/m का रेशियो। Q/m का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा, बताओ y का एक्सेलरेशन निकाल, QE/m। Q/m का वैल्यू दिया हुआ है ना, और E का वैल्यू दिया हुआ ना 5। बता y का एक्सेलरेशन आ गया 10⁻12। y का एक्सेलरेशन एकदम कांस्टेंट ना है, मतलब y में हो रहा है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तुमको वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन में से अब किसी एक को यूज करना पड़ेगा। चलना बेटा, याद है ना, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे तो y का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ध्यान से देखो, sy इक्वल टू uy इंटू टी, y का इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो ये टर्म 0 प्लस हाफ इंटू ay इंटू टी का स्क्वायर, 10⁻⁻6 का स्क्वायर 10⁻⁻12 होता है बेटा। ये दोनों टर्म कट गया, y का डिस्प्लेसमेंट आया आधा मीटर। आधा मीटर यानी कि 50 सेंटीमीटर, मतलब फाइनल y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 50 सेंटीमीटर। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझ लो बाबू, ठीक है ना।
चलो बाबू बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। तो बाबू ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, और बच्चों का ये क्वेश्चन एकदम कॉमन डाउट में रहता है। ध्यान से समझना, गजब का अच्छा सवाल है। सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ लो बाबू, अगर तुम इस सवाल को नहीं पढ़ा है तो, ठीक है ना। चलो ध्यान से सुनना बेटा, इस सवाल में कह क्या रहा है। एक ऐसा पूरा लंबा सा बॉडी दिया हुआ है। सबसे पहला बच्चा गलती क्या करता है, इस पूरा बॉडी को एक सिंगल बॉडी समझता है, जबकि दिमाग लगाओ बेटा, ये एक सिंगल बॉडी की तरह मत देखो, इसके अंदर दो बॉडी छुपा हुआ है। ध्यान से सुनो, एक सेमी सर्कुलर आर्क और एक सेमी इनफाइनाइट वायर। सुन लो, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, ये वायर यहां से चालू हुआ है और इंफिनिटी पर खत्म होगा। ये ब्लू वाला एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है। अब सवाल में कितना अच्छा अंग्रेजी लिखा है कि इस पूरे सिस्टम के सेंटर पर सिर्फ वाई डायरेक्शन का फील्ड है। क्या लिखा है? सिर्फ वाई डायरेक्शन का फील्ड है। बेटा थोड़ा सा दिमाग अब चलाना चालू करो बेटा, थोड़ा सा डिटेक्टिव वाला सोच रखो। इस पॉइंट पर बोला है सिर्फ वाई वाला फील्ड है, तो तुमको यह बात पर गौर करना था कि इस पॉइंट पर एक्स डायरेक्शन का नेट फील्ड 0 है। बात समझ पा रहा है? तो बस गेम वहां से होगा बेटा। और तुमको इस सेमी सर्कुलर वायर का लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा 1 बताया है, और इस स्ट्रेट वायर का लैम्डा 2 बताया है। ध्यान से समझो, हम तुमको सबका फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहे। सुनो, दोनों को अलग अलग बनाते। देखो, सेमी सर्कुलर आर्क का बताओ इस सेंटर पर फील्ड किधर होगा? अरे पॉजिटिवली चार्ज आर्क है, याद है ना, एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता था, और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आर्क है तो बॉडी से अवे की तरफ होगा, ई ऑफ आर्क, ठीक है ना। और अब अलग से फोटो बनाते। बताओ, ये रहा सेमी इनफाइनाइट वायर। सुनो, यहां से चालू हो रहा है और ये वायर इंफिनिटी पर खत्म हो रहा है, दिख रहा ना सेमी इनफाइनाइट वायर। और ठीक यहां पर है पॉइंट सी। बता, इस पॉजिटिवली चार्ज वायर के कारण उस जगह पर सी पर इस वायर के कारण नेट फील्ड कुछ इस तरफ होगा। सब सीखा है ना सब कुछ? अरे ये सारा प्लस 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 का यहां फील्ड अवे 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 अवे, तो इस पूरे रॉड का यहां फील्ड कुछ इस तरफ ना होगा बेटा, इनेट। इनेट का याद है, दो कंपोनेंट, ई पैरेलल और ये वाला कहलाएगा ई परपेंडिकुलर। तो अब ध्यान से देखो, पॉइंट सी पर एक फील्ड आर्क के कारण है पॉजिटिव एक्स में, और पॉइंट सी पर एक फील्ड देखो नेगेटिव एक्स में है इस रॉड का ई पैरेलल वाला कंपोनेंट। समझ में आ रहा है? और सवाल ने बोला है कि पॉइंट सी पर नेट फील्ड सिर्फ वाई के अलॉन्ग है, मतलब एक्स वाला दोनों कंपोनेंट क्या हो रहा है? कैंसल आउट। तो आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और इस रॉड का ई पैरेलल लिखो और दोनों को इक्वेट कर दो बेटा, क्योंकि दोनों कैंसल आउट तभी तो होगा। बताओ बेटा, आर्क का सब देख लिया ना अच्छे से? अब बताओ, आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क का याद है ना, 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। लिखो तो बताओ, ई आर्क कितना है? बता, 2k इस सेमी सर्कुलर रिंग का लैम्डा दिया हुआ लैम्डा 1 बाई आर साइन अल्फा। बता, ये आर्क सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है? 180 ना, साइन 180 बाई 2। ये ई आर्क है। बताओ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये साइन 90 ना हो गया, साइन 90 तो 1 हो गया, तो ई आर्क का वैल्यू सिंपली कितना बचा? 2k लैम्डा 1 बाई आर। अब तुमको इस रॉड का उस पॉइंट पर ई पैरेलल निकालना है। सबसे पहले ई आर्क निकाल लिया ना, इसको एकदम साइड में अच्छे से लिख के रख लो। अब उस सेमी इनफाइनाइट रॉड के कारण ई पैरेलल निकालना। देखना एकदम ध्यान से, रॉड यहां से चालू हुआ है और एकदम इंफिनिटी पर खत्म हुआ है। ध्यान से देखना बाबू, सुन, और याद है ना, ये पॉइंट सी एकदम यहां पर है। एकदम ध्यान से देखना, θ1 θ2 निकालना चैलेंज है। θ1 0 डिग्री आएगा, तुम अभी देख लेना। सबसे पहला स्टेप क्या था? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। सेकेंड स्टेप क्या था? इस पॉइंट को दोनों कोना से जोड़ना।
जोड़ो तो इस पॉइंट को दोनों कोना से, रॉड के दोनों कोना से जोड़ो। तुमको दिख रहा है बेटा परपेंडिकुलर के साथ ये ब्लू वाला लाइन, कोना को जोड़ने वाला लाइन कोइंसाइड कर जा रहा है। दैट मींस θ1 कितना होगा 0 डिग्री, और याद है ना θ2 कितना होगा, वो कोना इंफिनिटी तक जा रहा है, θ2 होगा 90 डिग्री। बता बेटा इस रॉड का यहां पर ई पैरेलल कितना आ रहा है, बस हमको तो ई पैरेलल का ही काम है ना अभी। बोल कितना, के लैम्डा, इसका लैम्डा 2 है, के लैम्डा बाई आर कॉस θ1, कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, तो कितना आ गया बोल, के लैम्डा 2 बाई आर। बस अब ई आर्क बताओ, ई आर्क कितना आया था 2 के लैम्डा 1 बाई आर, और इस रॉड का ई पैरेलल दोनों को इक्वेट कर दो, अरे तभी तो कैंसल आउट होगा। बता बेटा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 का रेशियो क्या आ गया 1 बाई 2, यानी कि ऑप्शन ए। बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देखना, इसमें 2 मिनट समय लगता है पर एकदम तुम इसको सीख जाएगा। चलो बाबू ज्यादा नहीं, और 2-3 सवाल करेंगे बेटा, बढ़ते हैं बाबू अगला सवाल की तरफ। तो ध्यान से देखना बाबू, अगला सवाल तुम लोग पढ़ ही लिया होगा। क्या ना बेटा अगला सवाल एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है। बच्चा सोचता है कि यह सवाल किसी फॉर्मूला से बनेगा, बाबू बेटा फॉर्मूला से नहीं बनेगा, लॉजिक से बनेगा। ध्यान से समझना, सवाल में बोला है कि रिंग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट है। याद है रिंग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होता है वो लोग इसको ई नॉट बोला है। तुमको ये याद है बेटा रिंग का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 जगहों पर होता है, सेंटर से r/√2 आगे और सेंटर से r/√2 पीछे, ठीक है ना। हाँ, और अब सवाल पूछा है कि बताइए इसके एक्सिस पर कितने जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम फील्ड का आधा होगा, आधा मतलब E0/2 होगा, कितने जगहों पर। तो बात समझो, सुनो, तुम सीखा था, याद है सेंटर पर फील्ड 0 होता है, एकदम रिंग के सेंटर पर फील्ड 0 होता है। सेंटर से मैक्सिमम फील्ड पहुंचने में बीच में कहीं पर फील्ड हुआ होगा E0/2 एक जगह। फिर सोचो, याद करो इंफिनिटी पर फिर से फील्ड 0 होता था, तो E0 से 0 पहुंचने के क्रम में फिर से एक जगह फील्ड कहीं पर हुआ होगा E0/2। तो बताओ तो सेंटर से आगे कितने जगहों पर फील्ड E0/2 हुआ है, 2 जगहों पर। सेंटर से आगे 2 जगह, तो सेंटर से पीछे भी 2 जगहों पर होगा। गिन के देखो कितने जगहों पर फील्ड मैक्सिमम फील्ड का आधा हुआ है, 1 2 3 4, 4 जगहों पर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना बाबू, एकदम अच्छे से देख लो। चलो बाबू बढ़ते हैं हम लोगों के आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये आज का हम लोगों का आखिरी क्वेश्चन है। एक सुंदर सा प्यारा सा इंटीग्रेशन का सवाल है बाबू। चलो ध्यान से देखना, सवाल में क्या बोला है बेटा, एक रॉड है जो कि x = d से x = 4d के बीच में रखा हुआ है। इसका मतलब तुम समझ गया होगा, इस रॉड का स्वयं का लेंथ कितना है 3d है, और इस रॉड का चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। और सवाल पूछा है बेटा इस रॉड के कारण इस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा। तो बात समझो बेटा, स्ट्रेट रॉड के कोई सामने वाला पॉइंट होता ना तो उसका तो फील्ड का हम लोग फॉर्मूला भी सीखे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो स्ट्रेट रॉड के लाइन के ही अलोंग है तो वैसा पॉइंट पर तो कोई फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं है। तो बस अब एक ही तरीका है कि अगर इस रॉड के कारण यहां फील्ड लिखना है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। याद है ना अभी क्या करने वाले हैं, यहां से x जा करके रॉड का एक छोटा सा dx थिकनेस का टुकड़ा कट करेंगे और उस टुकड़े के कारण यहां फील्ड लिखेंगे और उस फील्ड के एक्सप्रेशन को पूरे रॉड के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझना। तो ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस रॉड के कारण
इस पॉइंट पर हमको फील्ड बताना है ना, तो यहां से x डिस्टेंस पर जा करके चल इस रॉड का एक dx थिकनेस का टुकड़ा कट करते हैं। एकदम ध्यान से देखो, दिस dx थिकनेस का टुकड़ा इज लाइक अ पॉइंट चार्ज। बताओ तो बेटा इस टुकड़े के पास चार्ज कितना होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू इस टुकड़े का लेंथ, यानी कि लैम्डा dx। बता बेटा इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर छोटू सा फील्ड का वैल्यू कितना होगा? लेट इट बी dE। बता बेटा पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का दूरी है x, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां फील्ड कितना होगा? k dq। dq का वैल्यू पुट कर दो, उस पॉइंट चार्ज का चार्ज लैम्डा dx k dq बाई एक्स स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल इस छोटे से टुकड़े के कारण है, इस पूरे रॉड के कारण नेट फील्ड चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दो। बताओ रॉड चालू कहां से? बच्चा का आदत है बस शुरू में 0 लिखने का, नहीं, रॉड चालू कहां से हुआ है? x इक्वल टू d से। और रॉड खत्म कहां पर हुआ है? x इक्वल टू 4d पर। चल मार ले इंटीग्रेट, एक लाइन का काम है। बताना क्या क्या कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर ले, k और लैम्डा को बाहर कर लो। इंटीग्रेशन के अंदर बचा dx बाई एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तब ना तुम इंटीग्रेट कर पाएगा। x का पावर -2 dx। अब तुमको फील आ रहा है कि हाँ सर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बता बेटा x का पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? आता ना तुमको? x का पावर n का, x का पावर -2 का। देख हम सीधे लिख रहे हैं क्योंकि ये तुमको आना चाहिए बाबू, सही लिखे ना। चलो अब बस लिमिट पुट कर लेते हैं बेटा, ध्यान से देखना। बस अब लिमिट पुट कर लेते हैं। इस माइनस को तो एक बार के लिए बाहर कर लो, तो बोल -k लैम्डा और ये x का पावर -1 यानी कि क्या लिखा? 1/x। चल देखो एक बार, माइनस सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर 1/4d माइनस लोअर लिमिट 1/d। चलो बताओ इस माइनस को अंदर घुसा लो ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। k लैम्डा 1/d माइनस 1/4d। एलसीएम तुम लेके देख लो बाबू, 4d का एलसीएम आएगा और यहां पर कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। चलो तो बस फाइनल आंसर यही होना चाहिए, बस k का वैल्यू पुट कर लो। हर जगह एग्जाम में k का वैल्यू पुट कर देता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनल आंसर आएगा 3 पाई बाई k को लिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट d। ध्यान से देख लो बाबू, एक ना एक ऑप्शन जरूर मैच कर जाएगा, ठीक है ना। चलो बाबू आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।